हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, पार्ट 3 के एंड में हमने देखा मॉर्बर्ग के कहने पर मिस्टर हथॉर्न मेरी को पकड़ के ले गए। पूरी रात उसे जेल में रखा गया और सुबह होने पर चेहरे पे रंग लगा के स्टॉक पे डाल दिया गया। हथॉर्न को यह भी पता चल गया था कि जॉर्ज की मौत हो चुकी है, तो वो बेझिझक मेरी का अपमान करने लगा सबके सामने। उसके कहने पर गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ गए। मेरी को कोसने लगे, गाली देने लगे, उसके तरफ सड़े हुए टमाटर और गोभी फेंकने लगे। हथॉर्न को तो बहुत मजा आ रहा था मेरी को ऐसे हेल्पलेस देखकर, मगर मेरी खुद एक्सप्रेशनलेस थी। अपने बेटे को बचाने के बदले उसे ऐसे हजारों ह्यूमिलिएशन मंजूर है। दूसरी तरफ हम मॉर्बर्ग और सेबेस्टियन को देखते हैं। वो लोग जॉन को कमजोर बनाने के लिए उसके सपोर्ट सिस्टम मोहक ट्राइब के लोगों को मार डालते हैं। वो लड़की जॉन से प्यार करती थी, तो उसके जरिए मॉर्बर्ग जॉन तक पहुंचना चाहती थी। वो मेरी से मिलने भी जाती है, उसका मजाक बनाती है, कहती है बहुत जल्द वो जॉन अर्ल्डन तक पहुंच जाएगी। फालतू में मेरी उससे दुश्मनी मोह रही है। मगर मेरी कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, तुम जब तक पहुंचोगे तब तक उसका एक्सॉर्सिज्म कंप्लीट हो जाएगा। मॉर्बर्ग समझ जाती है उसे जल्दी करना होगा, लेकिन इस सब के बीच सेबेस्टियन को इनसिक्योर फील होने लगा था। वो अपने माँ से बहुत प्यार करता है, कुछ भी कर सकता है उसके लिए। इनफैक्ट उसके कहने पर ही तो वो मेरी के अगेंस्ट गया, उस लड़की के अगेंस्ट जिसे वो सच्चे दिल से प्यार करता है। लेकिन अभी उसे एहसास हो रहा है मॉर्बर्ग उससे उतना प्यार नहीं करती। उसे तो बस अपने लवर को वापस लाना है और किसी की परवाह नहीं है उसे। इसी बीच हम आइजैक को देखते हैं। वो डॉली के लाश के साथ सेलेम आ पहुंचा है। विजिबली अपसेट है वो। अभी उसे और किसी का डर नहीं। वो पूरे समाज को गाली देने लगता है सबके सामने, इस सेलिम को, इसके सो कॉल्ड जुडिशियल सिस्टम को और इसके सिलेक्ट मैन को। एज द रिजल्ट उसे भी स्टॉक पर चढ़ा दिया जाता है, जहां मेरी उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर आइजैक उसे और ट्रस्ट कर नहीं पा रहा था। एट द सेम टाइम हम उधर जॉन और कॉटन को देखते हैं, उस बच्चे को एक्सॉर्सिज्म के लिए प्रिपेयर करते हुए। वो लोग उसके हाथ पैर बांध के उसे एक होली सर्कल के अंदर सुला देते हैं। यह सर्कल उन्हें इस डीमन से बचाएगा। तब वो बच्चा सो रहा था। जैसे ही उसकी नींद टूटती है, वो खुद को बंदी देख अपने पिता को बुलाने लगता है और कॉटन को पता चल जाता है ये कौन है। अभी तो उसे इसे ठीक करना ही होगा। वो प्रेयर करने लगता है और इस बच्चे के अंदर का शैतान जागने लगता है। वो जॉन को कमजोर करने की कोशिश करता है, उसे ये रस्सी खोलने के लिए कहता है, मगर कॉटन ऐसा होने नहीं देता। वो इस बच्चे को उसके साथ प्रेयर करने के लिए कहता है, जो ये बच्चा कर नहीं पाता। उल्टा उसके अंदर का शैतान धीरे धीरे उसे कंप्लीटली पोजेस्ड कर लेता है। वो इतने जोर से चिल्लाने लगता है कि जॉन और कॉटन की हालत खराब हो जाती है। ये शैतान कहता है उसका नाम है लीजियन, शैतान का बेटा है वो। ये सेलेम उसका है, उसकी फेवरेट विच मेरी ने इतने दिनों से उसके आने के लिए प्रिपरेशन लिया है, इन प्यूरिटन्स को आपस में लड़ा के, उनका सैक्रिफाइस देकर। तो अभी वो बिट्रे कैसे कर सकती है? इससे कॉटन को समझ आ जाता है मेरी सच में ही एक विच है। उसके पिता सही कहते थे। वो थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाता है, जिसका फायदा लेकर ये शैतान उस पर काबू कर लेता है, उससे खून की उल्टी करवाता है। जॉन आता है उसे बचाने, तो वो जॉन के दिमाग के साथ भी खेलने लगता है। कहता है जॉन भी तो कोई दूध का धुला नहीं है, वो भी तो एक खूनी है। अपने बेटे के ऐसे हालत के लिए वो भी कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। चारों तरफ जैसे मौत का तांडव शुरू हो चुका था। ना जाने कहां से बहुत सारे वस्प्स निकल आते हैं लिटिल जॉन के अंदर से, मगर उसका पिता हार नहीं मानता। जॉन अपने बेटे को कंटिन्यूअसली याद दिलाता रहता है कि वो किसी शैतान का नहीं, उसका बेटा है। फाइनली उसके इमोशन के सामने इस शैतान को हार मानना ही पड़ता है और ये बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है। इसी बीच मॉर्बर्ग जॉन को टेलीपैथिकली कांटेक्ट करती है। उसे किस करके उसके जरिए ट्रेस कर लेती है लिटिल जॉन कहाँ है। इधर जैसे ही इस बच्चे का सेंस लौटता है, वो भी अपने पिता को कहता है भागने के लिए, क्योंकि वो आ रही है। उधर मेरी को भी रिहा कर दिया जाता है। मॉर्बर्ग आज रात फिर से ट्राई करने वाली है अपने अधूरे काम को पूरा करने की, और वहां मेरी की भी तो जरूरत है। मेरी घर लौट आती है, अपने चेहरे को क्लीन करती है और फिर सोचने लगती है क्या किया जा सकता है। एन आती है उससे मिलने। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। तब मेरी उससे सारी बातें शेयर करती है। वो माँ होकर कैसे अपने बच्चे को अपनी ही खुशी से मार सकती है। वो निकल जाती है कोई वे आउट ढूंढने और एन को कह जाती है मॉर्बर्ग तुम्हारी भी दुश्मन है, वो कॉटन को भी नहीं छोड़ेगी। कॉटन मुसीबत में है, उसे कैसे बचाना है वो सिर्फ तुम्हें पता है। तब तक उधर मॉर्बर्ग और सेबेस्टियन अपने आदमियों के साथ जॉन और कॉटन पर हमला कर देते हैं। जॉन अपने बेटे को कॉटन के हाथ सौंप कर खुद जाता है उनका सामना करने।
कुछ देर चलने के बाद कॉटन को एन दिखती है। वो इतना डरा हुआ था कि एन को इस जंगल में देखकर भी उसके दिमाग में कोई सवाल नहीं आया। वो सिंपली उस बच्चे को उसके हाथ देकर उसे बचाने के लिए कहता है और खुद जाता है जॉन को बचाने। मगर तब तक जॉन पर सेबास्टियन जानलेवा हमला कर चुका था। उसे चाकू से मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था। फॉर्चुनेटली एट द फाइनल मोमेंट जब एक आदमी उसका सर काटने ही जा रहा था, जॉन अपना मेडिसिन बैग पहनकर इनविजिबल हो जाता है। कोई उसे देख नहीं पाता, मगर वो सबको धीरे धीरे मारने लगता है, जिसे देखकर सेबास्टियन वहां से भाग जाता है और जॉन बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह तक कॉटन उसके पास आ पहुंचता है, उसे लेकर पेट्रस के झोपड़ी में जाता है, उसका इलाज करता है। खुद ठीक होते ही जॉन उसे अपने बेटे के बारे में पूछता है। कॉटन कहता है वो एन के पास है, डोंट वरी। तब जॉन उसे बताता है एन भी तो एक विच है, तुमने एक विच के पास छोड़ आए हो लिटिल जॉन को। कॉटन उसके बातों पर यकीन नहीं करता, एक्चुअली वो कर नहीं पा रहा था। वो खुद रवाना हो जाता है सेलेम की तरफ एन को कन्फ्रंट करने। तब तक एन भी उस बच्चे को लेकर सेलेम पहुंच चुकी थी, लेकिन वो मेरी के घर नहीं जाती है अपने घर के सैंक्चुअरी में। उसका इरादा क्लियर तो नहीं था, बट जो भी हो वो इस बच्चे को सेफ रखना चाहती थी। लेकिन लिटिल जॉन अपने माँ के पास जाना चाहता था। वो चिल्लाने लगा था। एन को भी गुस्सा आ जाता है। वो अनइंटेंशनली उस पर अपने शक्तियों का प्रयोग कर देती है, मगर हैरान हो जाती है ये देखकर कि इस बच्चे पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। वो समझ चुकी थी ये बच्चा स्पेशल है, बहुत स्पेशल। वो उसे कमरे में बंद करके निकल आती है तो देखती है मॉरबर्ग आई है उससे मिलने। उसने ऑलरेडी सेंस कर लिया था ये बच्चा एन के पास है। वो एन को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करती है उस बच्चे को देने के लिए, और इसी पॉइंट पर रिवील होता है और एक सीक्रेट, जहां हमें पता चलता है ये एन हेल असल में मॉरबर्ग की बेटी है, कोई मामूली सी एसेक्स विच नहीं बट अ ट्रू क्वीन। फिर भी एन नहीं मानती। वो जॉन को उसके माँ तक पहुंचाना चाहती थी, तो मॉरबर्ग उसे ले जाती है टिट्यूबा के पास उसकी हालत दिखाने, ये दिखाने कि मेरी कितनी बुरी औरत है। जिस टिट्यूबा ने उसे इतने सालों से सर्व किया, मेरी ने उसे ही बंदी बनाकर रखा है, तो वो माँ कैसी हो सकती है। यहाँ पर मॉरबर्ग एक साथ दोनों का ब्रेन वॉश कर रही थी, एन और टिट्यूबा का। इनफैक्ट टिट्यूबा को तो एसेक्स हाइव का सीक्रेट बताने के लिए भी वो मना लेती है, और एन को वो अपनी ट्रू इनहेरिटर अनाउंस करती है। मतलब सेबास्टियन फालतू में ही इतना कुछ कर रहा था, मॉरबर्ग तो उसे यूजलेस मानती है। उसका मानना है ट्रू लेगेसी एक औरत ही होल्ड कर सकती है, इसीलिए ही तो उसने इतने दिनों तक अपने बेटी को छुपा कर रखा, मिस्टर हेल के हाथ सौंप दिया कहीं दूर ले जाने के लिए, जिससे समय आने पर एन अपने शक्तियों को हासिल कर पाए। लेकिन एन को कोई पावर, हेरिटेज, रॉयल्टी नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए जो वो कॉटन से करती है। मॉरबर्ग उसके इसी वीकनेस को यूज करने लगती है। उसे एक डील करती है वो, अगर आज रात सही समय एन उस बच्चे को लेकर क्रैक तक नहीं पहुंची तो मॉरबर्ग कॉटन को मार डालेगी तड़पा तड़पा कर। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में मर्सी जाती है मेरी के पास उसके घाव पर नमक छिड़कने। मेरी सब कुछ खो चुकी है, लेकिन वो कुछ ही दिनों के अंदर एक रॉयल क्वीन बनने वाली है। मॉरबर्ग ने उससे प्रॉमिस किया है उसकी शादी सेबास्टियन से ही होगी। मेरी उसे वार्न करती है मॉरबर्ग उसे यूज कर रही, और वो कितना सही है वो मर्सी को उसी दिन पता चल जाता है जब सेबास्टियन खुद उसे रिफ्यूज करता है। वो सिर्फ मेरी से ही प्यार करता है और मर्सी तो उसके लायक तक नहीं। कुछ देर बाद हम कॉटन को देखते हैं एन के घर। वो कश्मकश में था एन से ऐसे बेहुदा सवाल पूछना चाहिए या नहीं, मगर घर के अंदर जाते ही उसे लिटिल जॉन की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी आंखों से एन को उस सीक्रेट रूम में एंटर करते हुए देखता है। पीछा करता है वो उसका, मगर जब तक वो उस कमरे में जा पहुंचता है तब तक एन लिटिल जॉन को लेकर गायब हो चुकी थी और इस कमरे का दरवाजा भी सील्ड हो चुका था। दूसरी तरफ मेरी जाती है अपने हाइव के सीक्रेट मीटिंग स्पॉट में। यहाँ पर सारे एसेक्स विचेस एल्डर्स छुपी है। वो उनसे मदद मांगती है, मगर ये लोग तो ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं। टिट्यूबा ने उन्हें मॉरबर्ग के नाम से डरा कर गई है। अगर वो लोग मेरी का साथ देंगे तो उनमें से कोई नहीं बचेगा। मजबूरन मेरी जाती है जॉन के पास। वो बेचारा थक चुका था, उसके अंदर चलने की क्षमता भी नहीं बची थी। फिर भी अपने बच्चे के खातिर मेरी उससे लास्ट फेवर मांगती है, मगर बात पूरी करने से पहले ही मॉरबर्ग उसे उसके शरीर में वापस ले आती है। सैक्रिफाइस का समय आ चुका है, अभी तो उन्हें क्रैक में जाना है। मेरी को जॉन से पता चल चुका था उसका बेटा एन के पास है, तो वो कुछ हद तक अश्योर्ड हो जाती है कि एन कोई गलती नहीं करेगी। मगर अहम वक्त पर एन उसे धोखा दे ही देती है, उसे कॉटन को जो बचाना था। सारे विचेस मिलकर रिचुअल स्टार्ट करते हैं। फाइनली बारी आती है मेरी की। सैक्रिफाइस से पहले उसे अपनी मर्जी जाहिर करनी है। यही बस एक रास्ता है इस प्रोसेस को रोकने का।
तो वो राजी नहीं होती, मगर बातों बातों में घुमा फिरा कर गलती से उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे मर्बर्ग का काम पूरा हो जाता है। वो लिटिल जॉन को लेकर क्रैक के हेल ब्लड में डुबोती है और जो बाहर आता है वो किसी जानवर की तरह घुर्राने लगता है। तभी हम जॉन को नोटिस करते हैं। वो कोने में छुपकर सही मौके का वेट कर रहा था। उसे बस एक ही चांस मिलेगा। मेरी उसे इशारा करती है और जॉन फायर कर देता है। गोली इस बच्चे को लगती भी है मगर उसे कुछ नहीं होता, बल्कि सबको पता लग जाता है जॉन जिंदा है। मर्बर्ग बहुत नाराज हो जाती है। सेबास्टियन ने उसे कहा था उसने जॉन को मार दिया है। उसके फुलिशनेस के वजह से आज उनका सारा काम चौपट होने वाला था, मगर वैसा नहीं हुआ। आखिरकार मर्बर्ग का प्लान पूरा हो ही गया। डार्क लॉर्ड वापस आ गया उसके पास। नेक्स्ट मॉर्निंग मर्बर्ग उसे मेरी के घर ले जाती है। अभी तो बस उसके जागने का इंतजार है। मेरी भी वहां थी, मगर रहना नहीं चाहती थी। उसका यहाँ क्या काम? उसका बेटा कल रात उसी क्रैक में मर चुका है। ये जो भी है उसका बेटा तो नहीं है। उसे संभालने का काम करता है सेबास्टियन। इस बंदे का गेम कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो किसके लिए खेल रहा था, किसके अगेंस्ट, ओनली गॉड नोज। शुरू से ही मेरी को झूठा दिलासा देता रहा कि उसके साथ है, वो उससे प्यार करता है, मगर उसके काम तो कुछ और ही कह रहा था। उधर हम जॉन को देखते हैं जो जंगल में भटक रहा था। फाइनली वो और चल नहीं पाता, गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके नेटिव साथी आते हैं उसे दूसरे दुनिया में ले जाने के लिए, जहां अनलिमिटेड पीस है। इसके बाद हम कॉटन को भी देखते हैं। वो एन के सीक्रेट चैम्बर में बैठकर उसके पिता की किताब पढ़ने लगता है, जिससे उसे सारी बातें पता चल जाती है। एन के घर लौटने पर उसे फील होता है ऊपर कोई है। वो ये देखकर खुश हो जाती है कि कॉटन जिंदा है, लेकिन कॉटन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसे लग रहा था मेरी ने उसे विच बनाई है, यानी कि एन को, मगर एन कहती है नहीं, वो तो एक ट्रू विच है, मर्बर्ग की बेटी, उस मेरी से कई ज्यादा शक्तिशाली। बातों बातों में वो कॉटन से ये भी कह देती है कि उसने कॉटन पे लव स्पेल कास्ट किया था। कॉटन हैरान हो जाता है। भले वो एन से प्यार करना बंद नहीं कर पा रहा था, मगर वो डिसाइड करता है कि वो मैजिस्ट्रेट को सब कुछ बता देगा, सभी को इन्फॉर्म कर देगा इन विचेस के बारे में, जो एन होने नहीं दे सकती थी। वो कॉटन को अपने पास रखना चाहती थी और वही वो करेगी एट एनी कॉस्ट। वो मेरी का रास्ता अपनाती है, कॉटन के अंदर अपने चूहे को डाल देती है और उसे अपने वश में कर लेती है। फाइनली वो भी बाकियों की तरह ही बन गई थी। उसी दिन मर्बर्ग सभी विचेस को घर बुलाती है डार्क लॉर्ड की ब्लेसिंग पाने के लिए। सबसे पहले मर्सी जाती है उसके पास। डार्क लॉर्ड उसकी उंगली काटकर उसे सजा देते हैं उसकी माँ का दिल दुखाने के लिए। वो मेरी को बिट्रे कैसे कर सकती है? मर्सी वो बेवकूफ अपने आप को लेकर उतनी प्राउड थी कि वो डार्क लॉर्ड पर सवाल उठाती रही, मर्बर्ग को कोसती रही। उसने तो प्रॉमिस किया था मर्सी सेबास्टियन की बीवी बनेगी। अभी एन हिल कहाँ से आ गई बीच में? मर्बर्ग को उसकी और कोई जरूरत नहीं थी। वो डायरेक्टली उसे सच्चाई दिखा देती है। मर्सी सिर्फ उसकी स्लेव है और कुछ नहीं। मगर ये करवा सच मर्सी से सहन नहीं हुआ। उसने मर्बर्ग पर हाथ उठाया। इसके बदले मर्बर्ग ने भी उसके चेहरे को जला के उसे घर से बाहर निकाल दिया। मर्सी फिर से एक बार बेघर होकर दरबदर भटकने लगती है। अभी भी उसके दिमाग से रानी बनने का ख्वाब उतरा नहीं। वो सेलिम के रास्ते से लोगों के घर से छोटे छोटे बच्चों को चुराने लगी, उनके खून से अपने बर्न स्किन को रिपेयर करने के लिए। लेकिन एक रात आइजैक उसे रोक लेता है। आइजैक सेलिम का रखवाला बन चुका था। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कल सुबह जब वो स्टॉक पर था, मिस्टर हथॉर्न गया उसके पास। उसे पता था ये आइजैक मेरी का दोस्त है, तो वो उसे अपने साइड में करने लगा, उसका यूज करने लगा इस सेलिम में अपनी हुकूमत जारी करने के लिए। सबके सामने कहने लगा आइजैक सच ही तो कह रहा है, जॉर्ज सिबली का राज सच में ही सेलिम के इतिहास में एक काला चैप्टर है। लेकिन अभी वो मैजिस्ट्रेट है, वो सब कुछ बदल देगा, जिसकी शुरुआत होती है आइजैक से। अभी से आइजैक दी फॉर्निकेटर नाम से जाना नहीं जाएगा, बल्कि उसका नया नाम होगा आइजैक दी ट्रूथ टेलर। तब से आइजैक यही कर रहा है। उसे डॉली की मौत का बदला चाहिए, जस्टिस चाहिए। वो सेलेम के और किसी भी लड़की को इन विचेस के हाथ मरने नहीं देगा। लेकिन मर्सी उतना आसानी से हार नहीं मानती। वो खुद से प्रॉमिस करती है एक दिन वो रानी जरूर बनेगी। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। नेक्स्ट थी टिटूबा। डार्क लॉर्ड उसके माथे पर किस करके उसे आजादी गिफ्ट करता है, लेकिन कुछ देर बाद ही हमें पता चल जाता है ये किस तरह की आजादी है। टिटूबा जैसे ही सेलिम से भागने की कोशिश करती है, बहुत सारे काले कौवे उसे चेस करते हैं, ठोकर मार मार के खून कर देते हैं उसका, और फिर उसके शरीर को नोच नोच कर खा लेते हैं।
लेकिन मजे की बात तो ये है, मरबर्ग जिसने अपने लवर यानी कि डार्क लॉर्ड को धरती पे लाने के लिए इतना कुछ किया, उसका उसके प्रेमी के नजरों में कोई वैल्यू ही नहीं था। डार्क लॉर्ड को तो सिर्फ मेरी ही चाहिए, जो आज उसकी माँ है कल उसकी ब्राइड बनेगी। वो मरबर्ग को सारा अरेंजमेंट करने का ऑर्डर देता है। मरबर्ग उसे बहुत समझाती है, वो ही तो है उसकी प्रेमिका जो सदियों से उसका इंतजार कर रही है। मगर डार्क लॉर्ड को तो जैसे मेरी के सिवा और कोई दिख ही नहीं रहा था। उधर मेरी और चुप बैठ नहीं सकती थी। वो मरबर्ग को मारने की प्लान बनाती है। वो उसे मीटिंग हाउस में बुलाकर अपने शक्तियों से जलाकर मारने की कोशिश करती है। मे बी वो एक मामूली सी वुड विच है, इस शक्तिशाली वाटर विच के सामने कुछ भी नहीं। मगर अभी उसे और अपनी फिक्र नहीं है, ये उसकी वुड है और उसे पता है इस मरबर्ग के लाइफ में कोई रिपेंटेंस नहीं, तो उसके लिए बारिश को बुलाना उतना आसान नहीं होगा। मेरी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुकी थी, मगर एन बीच में आ जाती है। वो कॉटन से प्यार करती है। वो जानती है उसने उसके साथ जो किया है वो गलत है, चोट नहीं है तो उसका दर्द भी ज्यादा होगा। वो अपने आंसुओं से बारिश लाकर आग को बुझा देती है। लेकिन मरबर्ग इस मेरी को और सहन नहीं कर पा रही थी, तो वो सेबेस्टियन को उसे जंगल में ले जाकर मारने के लिए कहती है। उसे मेरी का खून देखना है। सेबेस्टियन राजी हो जाता है और मेरी को जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देता है। मेरी खुद को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती, उसका तो सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन सेबेस्टियन उसे मारता नहीं, सिर्फ उसके नेक से थोड़ा सा खून निकाल के उसे आजाद कर देता है। वो जॉन तक जाने का रास्ता दिखाता है उसे, क्योंकि वो जानता है मेरी सिर्फ जॉन से प्यार करती है और वो मेरी से। उसे उम्मीद है एक दिन ना एक दिन वो लोग फिर से जरूर मिलेंगे। मेरी उसके सच्चे प्यार को कबूल जरूर करेगी, लेकिन अभी भी वो वक्त नहीं आया। सेबेस्टियन मेरी के खून के साथ निकल जाता है और मेरी जाती है जॉन के पास। उसे जॉन की लाश दिखती है, मगर मेरी फिर भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो जॉन को अपना खून पिलाती है और अपने लाइफ स्पिरिट उसे देकर उसकी जान वापस कर देती है। बदले में खुद समा जाती है मौत की गोद में। तब तक सेबेस्टियन लौट चुका था मरबर्ग के पास। मरबर्ग तो मेरी का खून देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अभी उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। उसे डार्क लॉर्ड को इन्फॉर्म करना है उसकी ब्राइड मर चुकी है। मरबर्ग एक बहुत ही दुखी सा फेस बनाकर जाती है उसके सामने, कहती है मेरी ने सुसाइड कर ली, मगर वो भूल गई थी वो किसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही। ये कोई बच्चा नहीं है, उसे ऑलरेडी सच पता है, तो वो मरबर्ग को चाकू से बार बार स्टैब करके मार डालता है। मरबर्ग मौत के करीब पहुंच चुकी थी। वो अपने बेटे से कहती है उसे हेल्प करने के लिए। सेबेस्टियन जानता था उसे क्या करना है, मगर वो डिसाइड करता है ना करने की। मतलब फाइनली वो अपने माँ के ग्रिप से बाहर निकल चुका था। तो अब सेलिम में किसका राज होगा? ऑफ कोर्स डार्क लॉर्ड का, और उसका साथ देंगे एन और सेबेस्टियन। कॉटन जॉर्ज सिपली की जगह ले चुका है। टिटुबा मर चुकी है, मरबर्ग भी नहीं रही, सिर्फ जॉन लौट चुका है। मगर एट द सेम टाइम हमें डार्क लॉर्ड की एक बात बहुत खटकती है। मरबर्ग को मारते वक्त वो बार बार कह रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मेरी को मारने की कोशिश की तुमने। कोशिश से क्या मतलब, मेरी तो मर गई है, या फिर नहीं तो क्या उसका नया जन्म होगा? इसका जवाब हमें सीजन 2 में नहीं मिलता। सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका जवाब पाने के लिए आपको सीजन 3 का वेट करना होगा, जो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।